हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांकला। बच्चों, इस सेशन में हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग सेकंड के अध्याय संख्या 18 जिनके लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने जिस प्रकार से जाति पाति का विरोध किया है, मजहब के नाम से, धर्म के नाम से या किसी भी जाति विशेष के नाम से जितने भी कुकर्म हो रहे थे भारत देश में, उन सभी को उन्होंने समाप्त भी किया है। और साथ में ही जब अध्यापक द्वारा पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने यही आंसर दिया था कि मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा और जाति पाति मजहब के नाम से जो भी ये गलत कार्य हो रहा है इन सबको मैं क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा और एक नया कानून बना दूंगा। और ऐसा ही उन्होंने किया है भारतीय संविधान के निर्माण करते समय। अब बच्चों, यहाँ इन्होंने एक भाषण था उनका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1936 ईस्वी में अपने अध्यक्षीय भाषण के रूप में जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में दिया जाना था वार्षिक सम्मेलन में, लेकिन किसी कारणवश पूर्णतः सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, उसी भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया, जिनसे इनको बहुत ही ज्यादा लोक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अब जो यह भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी रूपांतरण में लल्लई सिंह यादव ने 2 प्रकरणों में कर दिया। तो वही 2 प्रकरण है, एक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग जो इनके 2 प्रकरण हैं इस भाषण के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, तो इस सेशन बच्चों हम पहला जो इनका प्रकरण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपको पता ही है श्रम विभाजन क्या होता है और जाति प्रथा क्या होता है। अब हम इसे डिटेल से पढ़ लेते हैं जो अंबेडकर साहब ने लिखा है मूल रूप से। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इस सेशन में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को 2 प्रकरणों में लल्लई सिंह यादव ने अनुवाद किया, तो उसका पहला प्रकरण हम लोग पढ़ते हैं। क्या नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे पहले हमने बाबा साहब का जीवन परिचय के साथ साथ दोनों जो प्रकरण है भाषण के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, भाषण का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारांश पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रकरणों से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो बच्चों, ध्यान से पढ़ना इसे। यदि ये समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेरी कल्पना का आदर्श समाज पढ़ेंगे। तो ये दोनों जब समझ में आ ही जाएंगे अच्छे से, तो हमें अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि मैं जब इनको पढ़ाता हूँ, किसी भी कविता, किसी भी गद्य को पढ़ाता हूँ, तो एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए पढ़ाता हूँ। यदि कोई व्याकरण का भी शब्द आ जाता है तो मैं उसे भी समझाता हूँ अर्थ सहित। तो बच्चों, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमें इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यह सब बच्चों हमें कहाँ से पढ़ने को मिलता है, हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2। तो बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 12 है, पुस्तक का नाम आरोह भाग 2, अध्याय संख्या 18, जिनके लेखक का नाम क्या, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। ठीक है, तो बच्चों आपसे यही पूछ लिया जाए एग्जाम में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भाषण का एक प्रकरण है जिसे लल्लई सिंह यादव ने अनुवाद किया था, तो इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। कौन है, अंबेडकर साहब जी, भारतीय निर्माताओं में से भी एक माने जाते हैं। ध्यान रखना, भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है वर्तमान समय में, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, भाग 22 हैं, अनुसूचियां 12 हैं, तो इसका निर्माण करने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। तो बच्चों, हम लोग क्या देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित जो भाषण है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले हम क्यों ने दोनों अंश, जो 2 प्रकरण है भाषण के, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, एक बार हम लोग पाठ का सारांश देख ले तो अच्छे से कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से अपना भाषण को तैयार किया है। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद, किस नाम से, जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि 1936 में लाहौर के जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन में इसे अध्यक्षीय रूप में भाषण देना था इनको। तो किस नाम से लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने कर दिया,
लल्लई सिंह यादव ने कितने प्रकरणों में? 2 प्रकरणों में। कौन कौन से? एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब यहाँ इन्होंने जो हिंदी रूपांतरण किया है वो किस नाम से किया है? जाति भेद का उच्छेद। यह भाषण, कौन सा भाषण? ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही क्या हो गया? स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि ऐसा नहीं कि इन्होंने भाषण नहीं दिया, यानी कि वो सम्मेलन को स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी एक वो कहते हैं ना अध्यक्ष थे और इनकी पहुंच ऐसी हो गई थी। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छी मेहनत की इन्होंने। बड़ौदा नरेश से जब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद न्यूयॉर्क, अमेरिका, उसके बाद लंदन चले गए। कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की। तो इस प्रकार से इनकी एक ख्याति, एक विश्वविख्यात हो गए थे ये। तो अब भाषण नहीं दिया जाएगा और ये अध्यक्ष रूप में वहाँ है, तो ये तो भी गलत होता। तो उन्होंने, आयोजकों ने इनका भी मान सम्मान रखते हुए सम्मेलन को उनका क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया है। बाद में आम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। यानी बाद में जब इन्होंने इस भाषण को जब वहाँ नहीं दे सके तो इस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में लिख करके इसे क्या कर दिया? वितरित कर दिया और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी वह पुस्तक हो गई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? जो एक इनकी मेरी कल्पना के आदर्श समाज जो दूसरा प्रकरण है, वो कहते हैं कि मेरे अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें ये 3 तत्व हों। समानता, सभी को समान रूप से लाभ मिले या सभी को समान रूप से समान दृष्टि से देखा जाए। स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्र होने का क्या है? यानी कि जाति मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बंधुता और सभी में भाईचारे का भाव होना चाहिए। यदि ये 3 तत्व जहाँ पर होंगे वो है आदर्श समाज अनिवार्यतः होने चाहिए। यानी कि जहाँ ये 3 तत्व हैं वहाँ 100% वह मेरी नज़रों में एक आदर्श समाज कहलाएगा, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन या वह एक सती तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंच सकता है। यहाँ प्रस्तुत पाठ उस पुस्तिका प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई। कहने का तात्पर्य क्या है? आज वर्तमान समय में देखें हम लोग तो इस पुस्तक की यानी इस भाषण की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई। ऐसा नहीं कि उस समय 1936 के आसपास ही, यानी कि आज भी हम लोग इसको देखें तो इसकी प्रासंगिकता और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देखिए मूल पाठ है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि आम्बेडकर साहब क्या कह रहे हैं कि यह कितनी विडंबना की बात है कि इस समय में भी जातिवाद चल रहा है। कहते हैं ना कि अब कुछ लोग कहते हैं कि तू गुजर, तू यादव, तू मीना, तू चमार, यानी कि मैं ये मानता हूँ ये कास्ट क्यों चलता है भाई? यानी कि आप कास्ट से दोस्ती करते हो या इंसान के मन से दोस्ती करते हो? यानी कि चेहरे पे लिखा हो क्या ये इस कास्ट का है? मैं तो ये मानता हूँ सरासर जो भी यदि ऐसा करता है तो वो बिल्कुल ही इस जमाने में रहने लायक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को भाई बहनों की तरह रखना चाहिए। सभी कास्टें एक हैं, समान है। यदि कोई अपने को उच्च स्तर का कास्ट का मानता है तो मैं इतना कह सकता हूँ, उसे निम्न स्तर का यदि उसकी नज़रों में कोई जाति है तो वह उससे अच्छी भी रहती है और उससे अच्छी सोच भी है उसकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही आम्बेडकर साहब कह रहे हैं, कितनी विडंबना की बात नहीं, यानी कितनी गलत बात है। यानी इस समय में भी यानी जातिवाद चल रहा है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, और जो इसके समर्थक होते हैं, इसके पोषक होते हैं, कई आधारों पर इसका क्या करते हैं? समर्थन भी करते हैं नालायक। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है, एक आधार क्या कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि बात तो सही है कि एक सभ्य समाज ये मानता है कि कार्य कुशलता के लिए क्या होना चाहिए? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कई
कोई बुराई नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या कहा लेखक ने कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या मानता है? आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही क्या है, एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि एक तो यहीं पर ही यह बात एक आपत्तिजनक हो जाती है कि जाति पाति एक श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी? अरे श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों अलग अलग, एक मेहनत का काम है, एक दूसरा कहते हैं ना कि बैठे बैठे लोगों का एक कार्य होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि आपत्तिजनक यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन किसका रूप लिए हुए? श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी कि श्रम विभाजन होता है वो निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है? आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है। कौन सी एक विशेषता है? एक बार वापस ध्यान से देखें। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा यह भी एक और विशेषता यह है क्या कि श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यह भी एक भारतीय जाति प्रथा क्या है? एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ये अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी क्या देती है? करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता। कहते हैं ना, तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के, मतलब क्या है भाई? ये कहने वालों लोग मतलब इतनी सोच, गंदी सोच कैसे हो सकती है? तो लेखक ने यही कहने की बात की है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, मनुष्य की सोच पर आधारित है। मनुष्य खुद सोचेगा कि क्या ऐसा सही है। आप इसे नहीं कह सकते कि यह सही है या गलत है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई बच्चा पेट में है, यानी कोई किसी महिला गर्भ धारण में अपने बच्चे का ही जो पेशा है कि आएगा फिर ये कार्य करेगा, ये तो गलत है। इन बच्चे ने अभी तक जन्म नहीं लिया है, उसका पैसा आप लोग निर्धारित कैसे कर सकते हैं अभी? यानी किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, उसका पैसा कास्ट से निर्धारित नहीं होता है, वह उसकी रुचि पर निर्भर करता है कि वह कौन सा कार्य करेगा। और प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जाति के इंसान को कोई भी कार्य करने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि बढ़िया व्यापारी का काम करे। अरे क्यों नहीं, बहुत अच्छे अच्छे इंसान बढ़िया मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। अरे भाई कोई भी नाई है, यानी कि कहते हैं ना सैन लगाते नाई, अरे नाई भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे, क्यों? उनका काम एक नहीं है, आप उसका पैसा निर्धारित नहीं कर सकते। ये क्या है? अस्वाभाविक विभाजन है। वह उसकी किस पर, उसकी रुचि पर निर्भर करता है कि मुझे कौन सा कार्य करना है। जब भी तो कहा जाता है कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसे लादना नहीं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्य लादना नहीं चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, यानी कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती। यानी जाति जो प्रथा है वह दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि उसे एक पेशे में हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए उसे बांध भी दिया जाता है कि तू बस यही कार्य करेगा। भले ही पैसा
पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। पर आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, भले ही पैसा अनुपयुक्त अपर्याप्त हो चाहे तो भूखा मर जाए, पर आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि मनुष्य को, यानी कहते हैं ना कि जिस प्रकार से इंसान का, कहते हैं ना पैसा ताकत, और ताकत किस में होती है, पैसे। यदि इंसान पैसा होगा ना तो वह कहीं पे जाकर खड़ा हो सकता है, यदि उसमें पैसा नहीं है ना तो वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसका फिर भी शोषक वर्ग है, शोषण ही करेगा, ऐसा नहीं कि उसे ऊंचा स्तर पर उठाया जाए। तो आज की स्थिति में तो एक चीज मानता हूं, यदि आपके पास ये चीज है, यदि आपके साथ ये चीज है आपके पास, तो आपको कोई भी, किसी प्रकार का कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकता है। और वही स्थिति किसने की, आम्बेडकर साहब ने की है। यानी कि उनको इतनी कठिनाइयां आने के बाद में भी, इतने संघर्ष झेलने के बाद में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखा, और फिर देख लो भारतीय संविधान निर्माताओं में से एक गिने जाते हैं। अब तुम देख लो कि कितनी मेहनत आप लोगों को करनी है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती, तो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यानी कि पैतृक यानी माता पिता, दादा परदादा का जो पैसा है, यदि वो भला ही उसमें रुचि नहीं हो, फिर भी बच्चे को करना पड़ता है। क्यों भी, क्या कारण है? इसीलिए तो आम्बेडकर साहब हिंदू धर्म से क्या सहमत न होते हुए भी 14 अक्टूबर और 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ, 5 लाख के साथ बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, अपना लिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता उन्होंने देखा है हिंदू धर्म में कि जो पैसा पिता कर रहा है वही पैसा कौन करेगा, उसका पुत्र करेगा। पेट में है बच्चा, भी बाहर नहीं आया, जन्म भी नहीं लिया, पेट से बाहर आने के बाद सोचो, कुछ सोचना है तो वह भी उसकी बुद्धि पर छोड़ दो ना, बच्चे की वो क्या करना चाहता है उसके ऊपर छोड़ दो। लेकिन नहीं, जब गर्भ धारण किया नहीं बच्चा और उसका पैसा निर्धारण कर दिया, चाहे उसके बाद वो पैसा, यानी वो कार्य करने के लिए पैसे नहीं हो पर्याप्त, चाहे उसे भूखा मर जाना, लेकिन करेगा वही पैसा। क्यों भी? अरे इंसान है, सोचने समझने की क्षमता होती है उसके पास कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं, उसके बाद दिमाग ऐसा होता है कि वो सृजनात्मक कार्य के द्वारा कोई भी कार्य कर सकता है। तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके, ऐसा गलत है। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कहने का तात्पर्य, इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व एक प्रत्यक्ष कारण बन गई है। प्रत्यक्ष क्या होता है? आंखों के सामने। यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन अक्ष। वैसे शुद्ध रूप से क्या होना चाहिए? अक्षी होना चाहिए, लेकिन शब्द के अनुसार अक्ष है। वर्तमान समय में अक्ष को ही अक्षी का रूप दे दिया गया, अर्थात दोनों शब्द किसके एक पर्यायवाची हैं? दोनों आंख के। यानी प्रति एक उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? सामने। यानी कि सामने जो हमें दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक कहावत भी ऐसी, तो मतलब कहने का आपके सामने सब कुछ हो रहा है तो इसमें प्रमाण की आवश्यकता कहाँ से हो गई? इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से क्या है? युक्त है। यानी उसमें बहुत सारे दोष छिपे हुए हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। यानी कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, लेख ही इसका आधार है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। क्योंकि स्वेच्छा का यदि हम टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वेधन इच्छा। यानी कि अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति खुद इच्छा नहीं कर सकता अपनी पर। तो मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि में इसका कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, लेख ही इसका क्या है? आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि
बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। यानी कि बताया गया बच्चा पेट में ही है, अभी बाहर नहीं आया, उसका जन्म नहीं हुआ है, तब भी आप उसका पेशा निर्धारित करते, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अरुचि के साथ उस निर्धारित कार्य को उसे व्यवस्था पूर्वक करना पड़ेगा, घुट घुट के उसे जीना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। आज तुम जिस स्कूल में भी कहीं पर भी पढ़ते हो, एक तो किसी प्रकार किसी जाति से पूछना ही नहीं है कि तुम्हारी जाति क्या है। मन मिला दोस्ती की, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, ऐसा स्थान पर पहुंच जाओ आप लोग, नौकरी ऐसी अच्छी मिल जाए। तो फिर ये यदि कुछ लोग करते हैं तो उनके ऊपर आप लोग उन्हें समझाइए और उनके ऊपर थोड़ा सा अमल करने के बाद में निर्धारित करें। ऐसा नहीं कि व्यवस्थापूर्वक जिए जा रहे हैं, जी आज का दिन गया, कल का दिन गया, परसों, ऐसा नहीं जीना है आप लोगों को। आपको अरुचि से कोई भी कार्य नहीं करना, आपकी रुचि जिसमें है उसी में आपको दौड़ना है। यदि माता पिता कुछ कहते हैं तो उन्हें समझाइए कि मेरी रुचि जब इसमें है नहीं, मैं क्यों करूं। कहते हैं ना आजकल तो स्त्रियां अर्थात लड़कियां भी लीक से हटकर कार्य करने लग गई हैं, तो लीक से हटो ना आप भी। कौन सी लीक? कौन कहता है कि आप जाति प्रथा को निभाइए, आप लोग मतलब जाति के नाम से कार्य करिए? कौन कहता है? आप लोग, ऐसा कोई नहीं कहता। बस ये जो लोग पढ़े हुए लोग हैं ना, जो कुछ ज्यादा समझदार है, कुछ ज्ञानी ज्यादा हो गए, वही लोग ऐसा करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालो काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालो काम क्या होता है कि चलो भी करना है या इसको हम लोग कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, मैं भी कहते हैं ना हो सकता है, ऐसा कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का दिल नहीं लग रहा, न दिमाग लग रहा, कोई कुशलता कैसे प्राप्त, जहां दिल और दिमाग दोनों कार्य दोनों मना कर रहे हैं, दोनों पर कोई अपना कोई मतलब कहते नियंत्रण नहीं है, तो आप कैसे कार्य कर सकते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। प्रथा है कहने का, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक, कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक, उससे भी कुछ ज्यादा ही क्या है? हानिकारक है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी कि यह क्या करती है? जो स्वाभाविक प्रेरणा रुचि है, आत्मशक्ति है, को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो यह था बच्चों आपका क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अंबेडकर जी का भाषण का एक प्रकरण, पहला प्रकरण, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण लल्लई सिंह यादव ने 2 भागों में किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो आपको मतलब अपने स्वभाव के अनुसार नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे आप 1 या 2 बार, एक बार तो पढ़ लिया अच्छे से, तो 2 बार भी पढ़े, फिर उसके बाद यह पूरा का पूरा प्रकरण आपके दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि इसमें आपको यानी कि कहानी की तरह, उपन्यास की तरह नहीं पढ़ सकते हम इसे हमें समझना है, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को समझना है। सीधी सी बात ये की है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का एक रूप माना गया है, जो अरुचिकर के साथ साथ में उसे व्यवस्था पूर्वक अपनाया जाता है। पूरा लिखा तो इसी पर है, लेकिन समझाने की कोशिश की है ऐसा क्या है, गलत है, आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रकरण, यह जो भाषण का पहला अंक था, यह समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।